हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है कि हमने आप सब लोगों के लिए हिस्ट्री ऑन मैप ये नया प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। हमारे टीम की तरफ से आप लोगों को एक बड़ा उपहार है ये। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 2 टॉपिक्स कवर किए जा चुके हैं जो कि पाषाण काल से रिलेटेड हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को हमने यहीं से पढ़ना शुरू किया था। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में हमने डिवीजन किए थे, जिसमें से प्रागैतिहासिक काल में हमने पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल पढ़ लिया है और आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें सहयोग भी प्रदान किया है। मैं चाहता हूं कि आप इस सीरीज को टिल लास्ट कंटिन्यू करें, जिससे कि मेरा भी उत्साह बना रहे आपके प्रति। यूट्यूब में आप बहुत अच्छी तरीके से अपने टीचर को समर्थन दे सकते हैं यदि अगर आप रेगुलर उसको देखते हैं, प्रोग्राम को अप्रिशिएट करते हैं और उसमें एंगेजमेंट अपनी रखते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि यही एक माध्यम है यही एक चीज़ है जिसके माध्यम से आप हमें कुछ पे कर सकते हैं। और जब किसी चीज़ को पे किया जाता है तो उसकी इज्जत सम्मान भी बढ़ता है और जिसे पे किया जाता है उसका उत्साह भी बढ़ता है। तो दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पर ध्यान में रखते हुए मैं आपका सेशन आगे बढ़ाता हूँ। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर नवपाषाण काल के बारे में। तो हम लोग नियोलिथिक एज की तरफ आज डिस्कशन कर रहे होंगे और इसके जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो हमारे डिस्कशन का पॉइंट रहेंगे। लेकिन हमेशा की तरह इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी चीजें जान लेते हैं, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं नियोलिथिक एज के। तो आज हम डिस्कशन क्या करने जा रहे हैं, किस पर चर्चा होगी हमारी, वो है नियोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इसको हम लोग इंग्लिश में नियोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक है, नियोलिथिक एज। ठीक है, नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज ये कहलाता है। अब ये जो नियोलिथिक एज है या जो नवपाषाण काल है, ये क्यों है? नव मतलब नवीन, नया। प्रस्तर काल है, पाषाण काल है, पत्थरों का समय है, इसलिए इसको पाषाण काल कहा जा रहा है। नियोलिथिक का मतलब यही हो गया। लिथिक का मतलब ये होता है पत्थर, लैटिन भाषा में। अब अगर हम इसके प्रेजेंस की बात करें तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो वर्ल्ड लेवल में नवपाषाण काल जो है वो आज से तकरीबन 10,000 बिफोर क्राइस्ट या 10,000 BP बिफोर प्रेजेंट के समय में देखने को मिलता है। वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर अगर बात करें तो इसका समय काल हमको वैश्विक स्तर पर यही देखने को मिलता है। यानी दुनिया में कई सारे और जो नवपाषाण काल के उदाहरण हैं वो आज से 10,000 साल पहले के हैं। लेकिन भारत में अगर हम बात करेंगे तो भारत में तकरीबन 7,000 बिफोर प्रेजेंट जो है ये भारत में आपको देखने को मिलेगा। भारत में इसका समय आपको तकरीबन 7,000 बिफोर प्रेजेंट के तौर पर देखने को मिलता है। इसमें से नियोलिथिक शब्द का प्रयोग, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, कि मुख्य तौर से अगर हम देखें तो प्रागैतिहासिक काल को 2 बड़े डिवीजन में डिवाइड किया गया था जॉन लुबाक के द्वारा, जिसमें एक पुरा पाषाण काल था और दूसरा नवपाषाण काल था। हालांकि बाद में मध्य पाषाण काल की भी खोज हुई। तो जॉन लुबाक ने ही अपनी किताब लिखी थी 1865 में, जिसका नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम। क्या नाम था? प्री हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक टाइम। ये किताब है जॉन लुबाक की, जॉन लुबाक। और ये जो जॉन लुबाक हैं, इन्होंने ही ये जो नियोलिथिक जो शब्द है, नियोलिथिक नियोलिथिक इस नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया है। ये तो बहुत बेसिक से जानकारी मैंने आपको दे दी है। इन्होंने अपनी किताब प्री हिस्टोरिक में 1865 में ये लिखा है। भारत में अगर नियोलिथिक उपकरणों की बात करी जाए, भारत में नियोलिथिक जो टूल्स मिलते हैं यानी कि नवपाषाण काल के जो उपकरण मिलते हैं वो एच.एम. कृष्णा ने सबसे पहले खोजे हैं। तो आपको एक नाम एच.एम. कृष्णा का याद रखना है। एच.एम. कृष्णा, इन्होंने कर्नाटक से सबसे पहले नवपाषाण कालीन उपकरण खोजे हैं। उपकरण, ठीक है, उपकरण खोजे।
तो ये एक और बेसिक पॉइंट हो गया जो नवपाषाण काल से रिलेटेड था। अगर हम नवपाषाण काल की कुछ प्रमुख विशेषताओं के ऊपर नजर डालें, विशेषताएं, ठीक है, अगर हम इसके कुछ विशेषताओं के ऊपर नजर डालें, ये सब चीजें इसलिए जरूरी हो जाती हैं कि आप थोड़ा सा टॉपिक से रूबरू हो जाते हैं, है ना, जिससे कि आपको आगे की चीजें ठीक तरीके से समझ में आने लगती हैं। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता अगर हम देखें तो इसमें पिछले जो दो हमने प्रोसीजर्स देखे थे, संस्कृतियां देखी थी, उससे ज्यादा उन्नत संस्कृति हमको यहां पर देखने को मिलती। खास तौर से ये लोग कृषि करना सीख जाते हैं और कृषि के साथ साथ पशुपालन, पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन ये प्रमुखता से आना शुरू हो जाता है, ये प्रारंभ होता हुआ हमको दिखाई देता है। इनके जो टूल्स हैं, इनके जो उपकरण हैं, अगर हम उपकरणों की बात करें तो इनके उपकरण जो हैं उसमें भी हमको उन्नतता दिखाई देती है उपकरणों में। जैसे कि ये पॉलिशदार हो जाते हैं, पॉलिशदार, पॉलिशदार पत्थर के टूल्स हमको देखने को मिलते हैं। चमकदार या पॉलिशदार हम कह सकते हैं, पाषाण काल के हैं। इसके अलावा ये मिट्टी के बर्तन का भी प्रयोग करना शुरू करते हैं, मिट्टी के बर्तन। और ये मिट्टी के बर्तन जो हैं चाक पर बनाते हैं प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो ये सब कुछ स्पेशलिटीज हैं जो हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पॉलिशदार टूल का मतलब ये है कि ये लोग जो टूल सब बना रहे हैं वो शार्प थोड़े ज्यादा हैं और उन्हें पत्थर पर रगड़ रगड़ करके चिकना किया जा रहा है, उसमें चमक जो है वो पैदा करी जा रही है, तो उसको पॉलिशदार थोड़ा सा बोला जा रहा है। क्योंकि मनुष्य जो है कृषि और पशुपालक हो गया है, तो अभी तक मध्य पाषाण काल में जैसे वो मुख्य तौर से अगर हम देखें तो खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक। लेकिन अब जो है वो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की ओर आ गया है, खाद्य उत्पादक। यानी कि अब वो कृषि कार्य करने लगा है, कृषक फसलें जो हैं वो उत्पादित करने लगा है। स्वाभाविक सी बात है कि जब वो कृषि कार्य कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, तो उसका जीवन अधिक स्थायी हो गया है। जीवन क्या हो गया है? स्थायी हो गया है। तो जीवन स्थायी होने से स्थायी निवास भी उसके पास है, स्थायी निवास है। अब वो झुंड बना करके रहना शुरू कर रहे हैं। थोड़ा यायावरपन है, लेकिन थोड़ी कमी भी उसमें आई है पहले की तुलना में। तो ये भी एक चीज हमको देखने को मिलती है कि खाद्य संग्राहक से वो खाद्य उत्पादक हो गए हैं, घर बना करके रहने लगे हैं। पहले भी कल मैंने जैसे बताया था कि वो लोग चूल्हा जो है शायद प्रयोग करने लगे थे, लेकिन बहुत सही तरीके से इस्तेमाल उसका शायद नहीं कर पाते थे। परंतु अब एक विशेषता यहां पर प्रमुख रूप से है कि अग्नि जो है, अग्नि, आग जो है, उस पर नियंत्रण कर लिया है। अग्नि पर नियंत्रण करने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें अब आग के इस्तेमाल से वो करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि इसमें काफी अच्छी स्पेशलिटीज हैं। इसके आगे का जो काल है वो आपका धातु काल आना शुरू हो जाता है वास्तविक रूप में। नवपाषाण काल का जैसे जैसे आगे का समय गुजरता चला जाता है वो धातु में प्रयोग होने लगता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है वास्तविक नवपाषाण काल वही है जिसमें धातु का प्रयोग नहीं है। जहां कहीं पर भी नवपाषाण काल में आपको धातु, खास तौर से तांबे इत्यादि का प्रयोग देखने को मिलेगा, वो आपका नवपाषाण काल में ताम्र संस्कृति जो है वो पहुंच जाएगी। उसको हम लोग चाल्कोलिथिक एज के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी ताम्र पाषाणिक सभ्यता के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको नवपाषाण काल से संबंधित दे दिया, ठीक है। अब आइए वन बाय वन इसके विस्तार क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, एक एक करके इसका जो विस्तार क्षेत्र है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। विस्तार क्षेत्र, विस्तार क्षेत्र यानी ये कहां कहां फैला हुआ है, क्योंकि मैपिंग में हमको यही करना है और इसी के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये सभ्यता कहां तक फैली हुई है, किन जगहों तक फैली हुई है। विस्तार क्षेत्र को भी अगर हम देखें तो इसको दो तरह से अलग अलग भागों में डिवाइड किया जा सकता है। दो अलग अलग तरीके से कई भागों में विभाजन है इसका। जैसे जनरल वे में जो बहुत सारी जो चीजें पाई गई हैं उसके आधार पर हम देखें तो इसको 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 6 भाग, 6 भाग में विभाजित है। अगर हम भारत के तौर पर देखें तो विभाजित, अरे विभाजित और भारत एक साथ हो गया, भारत विभाजित, ठीक है। अब 6 भागों में कैसे विभाजित है? एक तो आपका उत्तर में इस सभ्यता के कुछ प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं, तो उत्तरी क्षेत्र हो गया। इसी तरीके से
मध्य गंगा क्षेत्र है, मध्य गंगा क्षेत्र। मध्य गंगा क्षेत्र का मतलब हो गया जहां पे गंगा नदी का विस्तारित जो क्षेत्र है, गंगा घाटी जो है, वो वाला इलाका हम लोगों को देखना है। इसी तरीके से पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र। इसी तरीके से पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर क्षेत्र हमको देखने को मिलता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का मतलब वही हो गया जो असम, मिजोरम के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो हमको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ विंध्य क्षेत्र हमको देखने को मिलेगा, विंध्य क्षेत्र। और अंत में दक्षिण भारत में बहुत बड़ी मात्रा में दक्षिण भारत क्षेत्र, ये हमको यहां पर देखने को मिलता है। तो एक तो विभाजन ये है जिसमें हम 6 तरीकों से विभाजन इसका देख सकते हैं। दूसरा विभाजन जो है हमारा, वो इसके प्रमुख उपकरणों में सबसे प्रमुख उपकरण जो है इस सभ्यता के, या इस सभ्यता नहीं कहेंगे इसको, तो हम संस्कृति कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इस काल के प्रमुख उपकरणों में सबसे प्रमुख उपकरण जो है वो है कुल्हाड़ी। सबसे प्रमुख उपकरण क्या है? कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ी मतलब व्यवहारिक जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी का जो प्रयोग कर रहे हैं वो। अब अगर कुल्हाड़ी के आधार पर देखें, व्यवहार में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी के आधार पर देखें, उनके टूल्स के आधार पर देखें, तो इनके विभाग, इनके पूरे डिवीजन को हम लोग नंबर 1 तो पश्चिमोत्तर में डिवीजन कर सकते हैं। पश्चिमोत्तर का विभाजन एक हो सकता है। इसी तरीके से पश्चिमोत्तर का मतलब हो गया वो भारत का पश्चिमी हिस्सा और पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो सब पूरा मिलाकर, वो पश्चिमोत्तर का रीजन हो जाएगा। इसी तरीके से पूर्वोत्तर है, पूर्वोत्तर जिसमें गंगा घाटी से लेकर के असम तक का सारा मामला है, मेघालय तक का सारा मामला है। और तीसरा जो है आपका दक्षिण भारतीय, दक्षिण भारतीय क्षेत्र। इस तरीके के 3 क्षेत्र देखने को मिले। एक रफली अगर हम आइडिया लें तो रफली आइडिया में आप ऐसे समझिए, रफली आइडिया में आप ऐसे समझिए कि अगर मान लेते हैं कि ये भारत का कुछ विभाजन है इस तरीके का, और भारत में मतलब इसका टोटल विभाजन कुछ इस तरीके से, अगर भारत के नक्शे को देखना चाहें तो आप यहां से अगर देखेंगे तो उत्तर का मतलब हो गया ये वाला जो रीजन है, ये नॉर्थ रीजन है, ठीक है। मध्य गंगा का क्षेत्र जो है वो मिडिल गैंजेटिक प्लेन आपका इस तरफ आ जाएगा। फिर पूर्वी क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो ईस्टर्न क्षेत्र हमारा जो है ये यहां पर पूर्वी क्षेत्र आ जाएगा, ईस्टर्न क्षेत्र हमारा इस तरफ आ जाएगा। पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र की बात करेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारा यहां पर हमको देखने को मिलेगा। विंध्य रीजन आपको यहीं पर मतलब देखने को मिलेगा, इस जगह पर ये वाला जो रीजन है ये विंध्य रीजन भी कहलाएगा, आपका विंध्य प्रांत भी कहलाएगा। और ये साउथ इंडिया का आपका रीजन है। तो ये तो आपका ये जो हमने 6 विभाजन किए उसके आधार पर हुआ। इसी तरीके से अगर हम कुल्हाड़ी वाले हिस्से में देखें तो ये जो पूरा रीजन है आपका, ये जो पूरा रीजन है आपका, ये वाला, ये रीजन आपका पश्चिमोत्तर हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया रीजन। इसी तरीके से ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो पूरा रीजन आप देखेंगे, ये जो विभाजन है ये आपका नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो जाएगा। और आप में यहां पे जितना भी क्षेत्र आप ये वाला देख रहे होंगे, ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र आपका साउथ इंडिया का हो जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग तरीके से मैंने आपको चीजें बताई कि किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, किस तरीके से हम इसको पा सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम खास तौर से इन कुल्हाड़ी वाले रीजन के ऊपर गौर करें, समझने का प्रयास करें, तो जो पश्चिमोत्तर वाला हिस्सा है, पश्चिमोत्तर समूह में कुछ ऐसी कुल्हाड़ियां मिली हैं, ऐसी मतलब एक सिमिलरिटी हमको देखने को मिलती है वहां के औजारों में, कि उसमें जो कुल्हाड़ी है उसका जो धार है वो वक्राकार है थोड़ा सा, और आयताकार थोड़ी कुल्हाड़ियां हमको देखने को मिलती है, यानी रेक्टेंगुलर एक्सिस हैं लेकिन उनमें आगे की ओर वक्राकार धार हमको देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके की कुल्हाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन इसमें इस तरफ जो है वो शार्पनेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें हैंड एक्स इस तरीके से बने होंगे। दूसरा, अगर हम पूर्वोत्तर की तरफ चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में अगर देखेंगे तो वहां की जो कुल्हाड़ियां हैं वो घर्षित पत्थर की बनी हुई हैं, यानी पॉलिश्ड शेप की हैं, वो थोड़ी ज्यादा पैनी हैं। तो इनमें भी आयताकार हमको जो है एक टूल के तौर पे दिखता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पकड़ने के लिए, हाथ में रखने के लिए या कंधे में रखने के लिए एक जिसको कह सकते हैं हौज, जिसको बोलते हैं शोल्डर होज टाइप की चीज उसमें बनी हुई है, जिससे कि हम उसको कंधे पे भी रख सकें। और दक्षिण भारत की जो कुल्हाड़ियां हैं
उसमें जो किनारे बने हैं वो थोड़े से ओवल शेप के हैं, अंडाकार शेप के हैं। और दूसरा पिछला जो हिस्सा है, दूसरा जो पिछला हिस्सा है, अगर हम यहां पे देखें तो मतलब एक तरफ कुल्हाड़ी जो है वो इस तरीके से ऐसे करके बनी हुई है, और जो पिछला हिस्सा है, अगर यहां पर ये चीज लगा रहे हैं तो पिछला हिस्सा थोड़ा सा शार्प है, नुकीला है, इस तरीके का है। तो ये चीज आपको दक्षिण भारत में थोड़ी सी देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के टूल्स के डिवीजन के अकॉर्डिंग आपको जो लाइनिंग वाला एरिया दिखाया है, और बाकी नॉर्मली जो चीजें हैं पूरे के पूरे क्षेत्र को डिवीजन करने में 6 भाग हमने आपको विस्तार क्षेत्र में वो वाले दिखा दिए। ठीक है, चलिए अब जब ये आपको एक रफली आइडिया लग गया कि ये क्षेत्र कहां तक विभाजित हैं, तो इनको हम लोग थोड़ा सा और डिवीजन करके देख लेते हैं, और विभाजन करके देख लेते हैं कि ये कहां कहां पे किस किस तरीके से पाए जाएंगे, वास्तविक रूप में इनकी लोकेशन क्या है, और कहां से इनको हम देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि 10 तारीख से बैच शुरू होने वाला है, एक बहुत ही शानदार तरीके का 10th ऑफ अक्टूबर से बैच शुरू होने वाला है, जो कि शाम को 6 बजे शुरू होगा। इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं ये विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके। बैच क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, ये लाइव फाउंडेशन बैच है। लाइव फाउंडेशन बैच न्यू आपका ये शुरू हुआ है, जिसमें प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक की आपकी तैयारी कराई जाएगी। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी रहेगी। ठीक है, और जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो इसमें आवासीय सुविधा भी आपको दी जाएगी। आवासीय सुविधा आपको रहेगी, रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, निःशुल्क रहेगा ये। निःशुल्क का मतलब ये हुआ कि आप वन टाइम पे करोगे, उसके बाद अलग से कोई पैसे आपको नहीं देने। तो आप इसमें 3 तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, जो कि आपके 3 फीचर्स के 3 अलग अलग कह सकते हैं कि कार्ड्स के साथ में है, जिसमें से एक सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। इसमें आपको ईयर वैलिडिटी के अकॉर्डिंग आपको फी पे करना है। अगर आप कम वैलिडिटी वाला कोर्स खरीद रहे हैं तो वो 1 साल का है, और अधिक वैलिडिटी वाला कोर्स खरीद रहे हैं तो वो आपका मैक्सिमम 3 इयर्स का है। 3 इयर्स लिखा जरूर है या 1 ईयर लिखा जरूर है, लेकिन मिलता है इससे ज्यादा की वैलिडिटी। एग्जाम्पल के तौर पर सिल्वर वाला अगर आप लेंगे तो 1 ईयर मतलब 12 मंथ होता है, लेकिन इसकी वैलिडिटी जो है वो 18 मंथ्स की है, 18 माह की है, यानी 6 महीने आपको इसमें तकरीबन एक्स्ट्रा मिल ही रहा है फिर भी। तो ये सारे बैचेस हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में शुरू होंगे। हमारी टीम जो है आपको हिंदी में यहाँ पर अध्यापन करवाएगी। सबसे न्यूनतम शुल्क जो है वो आपका 23,999 है। अगर एक बार में आप एग्जाम निकालना चाहते हैं, जैसे 2024 अगर किसी का टारगेट है, तो मेरा उसको सजेशन है कि भाई वो यही वाला बैच ले। अगर वो 2024 क्लियर कर लेते हैं अच्छी तरीके से तो फिर सो फॉर सो गुड। अगर उन्हें लगता है कि यार अभी एक बार और मौका मिल जाए तो हम कर लेंगे, तो वो अपने फीस को आगे चल करके अपग्रेड भी करा सकते हैं। तो देयर इज नो इशू कि आप सबसे पहले यही वाला लें, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कोई 2026 वगैरह की तैयारी करना चाहता है तो वो यहाँ तक जा सकता है। तो आप छोटे कोर्स से भी शुरुआत कर सकते हैं, कम पैसे के साथ शुरुआत कर सकते हैं। आपको अच्छी जानकारियां मिलेंगी, हमारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, शानदार तरीके की क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी, पीपीटी, सब कुछ मिलेगा आपको। तो आपको करना क्या है, आपको एप्लीकेशन पे जाना है, वेबसाइट पे जाना है, स्टडी IQ ऐप ओपन करना है। विरद लाइव कोड लगाने से ही आपको ये 29,999 का 23,999 का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 23,999 का, ये 29,999 का है, और ये 35,999 के 3 कोर्सेज आपको आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की, और समझ लेते हैं कि ये क्षेत्र जो है वो किस किस तरीके से कहां कहां फैले हुए हैं। सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र की बात करेंगे, तो थोड़ी सी मैपिंग हमारे साथ करना शुरू कर दीजिएगा आप। ठीक है, इसकी मैपिंग आप लोग, मैं इसमें नॉर्थ इंडिया अलग तरीके से थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दूंगा, नॉर्थ के जो रीजन है वो थोड़े अलग तरीके से बना दूंगा, साउथ के जो रीजन है वो थोड़े अलग तरीके से बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मैप के सामने, मैप के थ्रू लेकर के चलने का प्रयास करता हूं। मेरे साथ ही आप ड्रॉ करने का भी प्रयास कीजिए। देखिए, नदियों की अगर हम बात करें तो आप सब लोगों को मालूम है कि ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से आपका ये जो सिंधु नदी है वो कुछ इसी तरीके से आपकी ड्रॉ होती हुई आती है। ठीक है, सिंधु नदी ऐसे बहेगी और ये आपकी अरब सागर में आकर के गिर जाएगी। ठीक है, सिंधु नदी है ये, एक एक करके। अब ये इसमें डायरेक्टली हम पूरा लैंड का जो, जमीन का जो जिसको कह सकते हैं कि सीमा जो है निर्धारित यहाँ पर नहीं करी जा सकती, क्योंकि सीमा निर्धारण तो हमारे यहाँ बहुत बाद में हुआ है, बहुत ही लास्ट में, टिल लास्ट में हुआ है। तो एक एक करके हमको यहाँ पर ये समझना है कि ये हम नदियों के आधार पर उनके क्षेत्रों को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे ये रहे होंगे। ठीक है,
ये मान लेते हैं कि कुछ इलाके हैं जो नदियों के सिंधु नदी के हैं। ये आपको मालूम है कि सिंधु रिवर है, ये आपकी सिंधु रिवर है ना। सब लोगों को मालूम है इंडस रिवर है, और उसके अंदर की ये 5 नदियां हैं जिसमें हम लोग झेलम, रावी, चनाब, व्यास, सतलज, इस सबको देखते हैं। तो ये सबसे ऊपर जो आपको नदी दिख रही है ये आपकी झेलम है, ये झेलम रिवर है। और झेलम रिवर के पास में यहीं पर उत्तर की ओर एक आपको लोकेशन देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा यहां पर। ठीक है, ये मान लेते हैं कि श्रीनगर है, श्रीनगर। तो श्रीनगर के ऊपर एक प्लेस आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बुर्जहोम के नाम से जानेंगे, और श्रीनगर के नीचे आपको एक हिस्सा देखने को मिलेगा जिसको हम लोग गुफ कराल के नाम से जानेंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट जगहें आपको ध्यान रखनी है। एक ये वाला हिस्सा है जिसको हम लोग बुर्जहोम, बुर्जहोम, और एक ये वाला हिस्सा यहां पर आपको मिलेगा गुफ कराल। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये गुफ कराल। अब थोड़ी सी चर्चा इनके ऊपर कर लेते हैं, फिर हम आगे की ओर अगला लोकेशन देखेंगे। अगर हम उत्तरी क्षेत्र में देखें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह हैं, गुफ कराल है और बुर्जहोम है। बुर्जहोम जिसको हम लोग बुर्ज का घर भी कहते हैं, या फिर नॉर्मली आप इसे जो है भोज वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके के इसके नाम के ये किए जाते हैं, डिवीजन किए जाते हैं, या ये बताया जाता है कि इसके नाम का अर्थ ये है। बहरहाल इसमें से जो बुर्जहोम है उसकी खोज थोड़ी पहले हुई है, 1935 के आसपास आप देखेंगे इसको खोजा गया था 1935 के आसपास, और गुफकराल को खोजने का कार्य तकरीबन 1981 के आसपास हमको देखने को मिलता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसके ईयर याद रखें, बट याद कर लेते हैं तो सो फॉर सो गुड, बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको याद कर लेंगे तो। बुर्जहोम की खासियत यह है कि इस प्रांत में बुर्जहोम वाला जो रीजन है यहां पे कुछ प्रमुख रूप से शवाधान प्राप्त हुए, और ऐसे शवाधान प्राप्त हुए हैं जिसमें मनुष्य के साथ में उसके पालतू जीव भी दफनाए गए। खासतौर से ये वाला बुर्जहोम वाला जो इलाका है ये झीलों के किनारे बसा हुआ है, झीलों के किनारे, झीलों के किनारे बसा है। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, स्पष्ट रूप से साफ साफ दिख रहा है, या फिर थोड़ा और बड़ा करके लिखना चाहिए? मेरे ख्याल से दिख रहा है, मैं जहां तक देख पा रहा हूं दिख रहा है। तो ये आपका जो जगह है ये खास तौर से झीलों के किनारे बसा हुआ है, और इसकी सबसे ज्यादा जो स्पेशलिटी है वो इस बात की है कि भाई ये जो झीलों के किनारे बसे जो जगहें हैं ना, ये गर्त में है, गर्त में बने घर, गर्त में बने घर, यानी कि ये अंडरग्राउंड बने हुए हैं, शायद गर्मी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये ठंडे इलाके रहे होंगे या ठंडे इलाके थे, तो गर्त में बने हुए आवास आपको यहां बुर्जहोम से देखने को मिलते हैं। इसकी प्रमुख स्पेशलिटी में से एक है। दूसरे तो मैंने आपको बात बताया ही कि इसी बुर्जहोम में, ये सब पॉइंट्स इसी बुर्जहोम के ही मैं आपको बता रहा हूं। बुर्जहोम का ही एक और पॉइंट मैंने आपको बताया कि यहां से आपको शवाधान मिलते हैं। शवाधान, शवाधान, शवाधान का मतलब क्या हो गया? ग्रेवयार्ड्स हैं जहां पर लोगों को दफनाया गया है, और जो दफनाने की प्रणाली है उसमें खास तौर से क्या है, मनुष्य के साथ इस शवाधान में कुत्ता भी दफनाया गया है। मनुष्य के साथ में, मनुष्य के साथ उसका कुत्ता जो है पालतू, उसको भी दफनाया गया है। तो इससे ये चीज एकदम क्लियर है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, यहां पर इन जगहों पर मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये लोग पशुपालन करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रमाण हमको प्रमाणित करता है कि उसके साथ में उसका पालतू कुत्ता भी रहता था, पशुपालन है, और पशुपालन में प्रारंभिक रूप से कुत्ते को पाला जा रहा है, ये भी हमको यहां से बात समझ में आती है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज है, मतलब हमको ये देखने को मिल रहा है कि प्रमुख साक्ष्य के रूप में। खास बात यह है कि ये लोग गुफा बना करके नीचे की ओर घर बना करके रहते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा जो रीजन है जिसको हम लोग गुफकराल बोल रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, गुफकराल में गुफ मतलब है गुफा, और कराल मतलब होता है, कराल या क्रकाल जो शब्द होता है वो कुम्हार के लिए यूज किया जाता है। तो इसके बारे में कहा जाता है ये कुम्हारों की गुफाएं थी, यानी ये एक ऐसी गुफा थी जिसमें कुम्हार रहा करते थे। तो इसलिए गुफकराल को हम लोग कुम्हारों की गुफा कहते हैं, कुंभकारों की या कुम्हारों की गुफा, ये इसके नाम का अर्थ है। यहां से एक साथ रहने के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं।
और साथ ही साथ कृषि और पशुपालन दोनों चीज यहां से हमको दिखाई देती है। यानी ये जो लोग थे ये कृषि और पशुपालन दोनों से परिचित थे। कृषि एवं पशुपालन, पशुपालन इन दोनों चीजों से ये भली भांति परिचित थे। ये चीज स्पष्ट हमको यहां से देखने को मिल जाती है। कृषि भी देखने को मिलती है और पशुपालन भी हमको देखने को मिलता है। तो दोनों चीजों पर से परिचित है। और इन जगहों से कुछ ऐसे भी उपकरण हमको देखने को मिलते हैं जो सामान्य जनजीवन में लोग जिसका प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें, मतलब हैंड एक्स या दूसरे प्रकार के एक्स, कॉमनली यूज जो कुल्हाड़ियां हैं उनका इस्तेमाल है। कह सकते हैं कि बर्छी का इस्तेमाल है, छोटी छोटी छेनी, हथौड़ी इत्यादि का इस्तेमाल हमको होते हुए देखने को मिलता है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिलबट्टे का प्रयोग करते हैं और हड्डी की सुइयों का प्रयोग करते हैं। इन जगहों से सिलबट्टा, सिलबट्टा समझते हैं ना, सिलबट्टा और किसकी सुइयां, हड्डी की, हड्डी की सुइयां यहां से आपको प्रमाण के रूप में मिली हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये पीसने की कला भी जानते थे, चीजों को पीस लेते थे, अनाज को पीस करके खाना जानते थे, और साथ ही साथ वस्त्र सिलने की विद्या भी इनके पास में थी। तो वस्त्र सिलने की विद्या और ये सारी चीजें भी हमको यहां से देखने को मिलती। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर हम नॉर्दर्न पार्ट में देखेंगे तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो हमको यहां से जानकारी में मिलेंगे। ठीक है, और उसमें से दो जगह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो है आपका बुर्जहोम और एक है आपका गुफकराल, जो कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर के आसपास हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसी में अगर हम थोड़ा सा पश्चिम की और बात करें या पश्चिमोत्तर की इधर की और बात करें और थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ चलने का प्रयास करते हैं, तो यहां पर आपको इस्लामाबाद रीजन हमको देखने को मिल जाएगा। इस जगह पर ये आपका इस्लामाबाद हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इस्लामाबाद के आसपास अगर आप देखोगे तो यहां पर सराय खोला, ये मान लेते हैं कि इस्लामाबाद जगह है, इस्लामाबाद, और यहीं पर आपको सराय खोला देखने को मिलेगा, सराय खोला, ये हिस्सा। और इस्लामाबाद से थोड़ा सा नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, सराय खोला से और ऊपर जाएंगे तो यहाँ से घाली गाय नाम की एक जगह मिलेगी। यहाँ पर घाली गाय, तो ये एरिया आप एक तरीके से सरायखोला और घाली गाय वाला जो है ये खैबर पख्तून का इलाका आप मान सकते हैं। खैबर पख्तून ये इलाका है। ठीक है, ये इलाका आप मान सकते हैं। इसी तरीके से आप थोड़ा सा बलूच एरिया की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पर, यहाँ कहीं पर आपको क्वेटा शहर देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेटा। तो क्वेटा के आसपास आपको कुछ इंपॉर्टेंट जगहें मिलेंगी, जैसे किले मोहम्मद या किला ए मोहम्मद इसको बोलते हैं, किले मोहम्मद, किले गुल मोहम्मद, ये जगह हमको देखने को मिलेगी। और क्वेटा से थोड़ा सा साउथ की तरफ आएंगे तो यहाँ पर पिराक आपको जगह देखने को मिलेगी। और इसके और थोड़ा सा साउथ की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट जगह मिलेगी, और वो है आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये जगह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी मेहरगढ़ के नीचे यहाँ पर आपको अंजीर देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो बेसिकली आप इलाका देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, जैसे ये खैबर पख्तून वाला इलाका था, उसी तरीके से ये वाला इलाका आपका बलूच इलाका कहलाएगा। ठीक है, ये आपका बलूच या बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला जो इलाका है वो है। इसमें घाली गाय जो है, घाली गाय वाला जो इलाका है ये आपका खैबर पख्तून का है। ठीक है, ये वाला इलाका आपका खैबर पख्तून वाला इलाका कहलाएगा, घाली गाय वाला जो इलाका है। और ये वाला जो इलाका है ये पंजाब रीजन है, पंजाब क्षेत्र है, जो कि पाकिस्तान का पंजाब रीजन है, और खैबर पख्तून भी पाकिस्तान का इलाका है। अब ये वाले जो टोटल इलाके हैं, इसकी अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये इलाके जो हैं, इन इलाकों से भी बहुत सारी चीज़ें हमको खास तौर से एक विशेष प्रकार की हमको पहचान देखने को मिलती है इन समस्त इलाकों से। और वो पहचान ये है कि यहाँ पर
पशुपालन के उदाहरण हमको देखने को मिल रहे हैं। जैसे हम अगर यहाँ पर मेहरगढ़ की बात करते हैं, ये मेहरगढ़ है, अगर हम मेहरगढ़ की बात करें, थोड़ा सा बड़ा मुझे इसे करना चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। अगर हम मेहरगढ़ की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर लोग जो है वो थोड़ा कच्चे मकान बना करके रह रहे हैं, कच्चे मकान, ठीक है, कच्चे मकान बना करके रह रहे हैं। मिट्टी के बर्तन आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, मिट्टी के बर्तन आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं तमाम प्रकार के। यहाँ तक कि कुछ पशुपालन और कृषि के भी, पशुपालन और जो कृषि है उसके भी हमको साक्ष्य यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। तो ये मेहरगढ़ का जो इलाका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी लोकेशन है पाषाण काल में, और खास तौर से नव पाषाण काल में बहुत सारी चीजें हमको यहाँ से देखने को मिलती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमको यहाँ से देखने को मिलती हैं। इसमें ये वाला जो इलाका है इसको अगर हम छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि भारत के अंतर्गत अभी ये फिलहाल नहीं है। ये तो मतलब इलाका अभी, वैसे तो जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो पाकिस्तान वाला जो रीजन है, क्योंकि 1947 तक तो सब भारत का हिस्सा ही है, तो उसके अंतर्गत हम उन सब चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम स्किप करने के प्रयास भी देखते हैं। पर कोई बात नहीं, यहां से एक इंपॉर्टेंट आपको उदाहरण और मिलता है, और वो क्या है, प्रारंभिक, जैसे पशुपालन की जब बात मैंने लिखी है तो इसी में ही कंटिन्यू कर देता हूं कि पशुपालन में ये आपके प्रारंभिक जो प्रमाण हैं पशुपालन के, वो यहां से देखने को मिलते हैं। प्रारंभिक प्रमाण पशुपालन के और खेती के, दोनों जगहों, दोनों चीजों के। और ऐसा माना जाता है कि ये सभ्यता जो है कभी बिगड़ गई होगी, या ये जो यहाँ के जो चीजें नष्ट हुई होंगी उसके नष्ट होने के पीछे बाढ़ को जो है वो कारण माना जाता है। बाढ़ के कारण ये क्या हो गए, नष्ट हो गए। ऐसा भी चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, सिंधु रीजन के आसपास के जो पॉइंट्स हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर कवर किया। अब इसी से मिलते जुलते अगर हम थोड़ा सा पूर्व की तरफ चलेंगे या इस तरफ चलेंगे, तो हमको मध्य गंगा घाटी इत्यादि के जो हिस्से हैं वो हमको देखने को मिल जाएंगे, और वहां पर भी कुछ प्रमुख चीजें जो है हमको देखने को मिलेंगी। तो चलिए एक नजर जो है उसके ऊपर भी डाल लेते हैं। अब मध्य गंगा घाटी के लिए सबसे पहले गंगा का अगर हम यहाँ पे भाग बनाएं, सपोज ये गंगा नदी है और ये इस तरीके से आ रही है, ठीक है, यहीं से आपको यमुना नदी भी आते हुए दिखाई देगी। तो ये गंगा और यमुना नदी है, ठीक है, सबको मालूम है, मैंने जो ड्रॉ किया है वो भी आप देख ही रहे हैं, गंगा और यमुना का नदी है ये। इसी में आपको एक बहुत ही प्रमुख स्थल देखने को मिलेगा। तो ये गंगा यमुना जहां पर ये थोड़ी सी मिलती हुई दिख रही है, मतलब यहाँ पे आपका प्रयागराज वाला स्थल है, आपको मालूम है, यहाँ पे आपका ये प्रयागराज है, प्रयागराज, जिसको हम लोग अब इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। लेकिन इससे और थोड़ा सा आगे आएंगे, जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से इस तरीके से घाघरा नदी यहाँ पर आकर के बहती हुई हमको देखने को मिलती है, और इधर की ओर एक थोड़ी सी गंडक नदी है। यहीं बीच में एक स्थल हमको देखने को मिलेगा जिसका नाम है चिरांद, ठीक है। इस स्थल का नाम क्या है, यहाँ पर लोकेशन में आपको बता देता हूँ, ये वाला हिस्सा है, इसको हम लोग चिरांद के नाम से जानेंगे, चिरांद। ये हिस्सा अगर आप देखोगे तो यहीं पर पास में पटना है, यहीं पे पास में पटना है। चिरांद जो है वो भी बिहार का ही हिस्सा है, बिहार में जो छपरा वाला इलाका है, छपरा 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 बिहार, ठीक है, उसी का ही ये लोकेशन है चिरांद, और यहां पर नीचे आपको पटना देखने को मिलेगा। बहरहाल ये जो चिरांद लोकेशन है, इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमको देखने को मिलती हैं। ये भी नव पाषाण काल का ही एक स्थल है। यहां से हड्डी और सींग जो जीव होते हैं, मतलब उनकी जो सींग होती है, तो उनकी हड्डियों और सींग से निर्मित, सींग के उपकरण हमको देखने को मिलते हैं। उपकरण यानी हड्डियों और सींग से निर्मित जो उपकरण हैं वो हमको यहां पर देखने को मिल जाते हैं, वो यहां से मिले हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहां पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण मिलता है, वो है कि बांस बल्ली की सहायता से शायद इन्होंने झोपड़ियों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। तो झोपड़ियां यहां पर मिली हैं जिनको बांस बल्ली इत्यादि से बनाया गया था। तो अब इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि घर बनाने की कला, कच्चे मकान बनाने की जो कला है, वो हमको यहां से
देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये गंगा घाटी का ये जो इलाका है ना, ये चावल की खेती के लिए बढ़िया मिट्टी है यहाँ पर चावल के उत्पादन के लिए, तो यहां से भी चावल की खेती आपको देखने को मिलती है। चावल की खेती के हमको यहाँ से प्रमाण देखने को मिलते हैं, यानी चावल या धान जिसको कह सकते हैं, धान की खेती के प्रमाण हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं। उसी से थोड़ा सा साउथ में आप चले जाएंगे, तकरीबन यहां कहीं अगर आप चले जाएंगे इस जगह पर, तो एक जगह आपको झारखंड में मिलेगी जिसका नाम है सिंहभूम। जिसका नाम क्या है? सिंहभूम। उसी के पास में बरूडीह है। बरूडीह एक जगह है सिंहभूम के पास में, सिंहभूमि। ये झारखंड का इलाका हो गया, झारखंड। ठीक है, इस जगह पर जो बरूडीह लोकेशन मैंने आपको दिखाई, बरूडीह में पॉलिशदार कुल्हाड़ियां आपको देखने को मिली हैं। पॉलिशदार कुल्हाड़ियां। तो यहां पर पॉलिशदार जो कुल्हाड़ियां हैं उसके अवशेष नवपाषाण कालीन हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसी जगह से काले रंग के मृदभांड भी देखने को मिले। काले रंग के मृदभांड क्या है? मिट्टी का बर्तन। ठीक है, काले रंग का या स्लेटी रंग का या काले रंग का ये मृदभांड भी हमको यहां से देखने को मिला है। तो आगे एक संस्कृति हमको मृदभांड की भी पढ़ने को मिलती है, तो उसमें भी इसका नाम यहां पर हमको देखने को मिलेगा। तो ये हिस्सा आई होप कि हमको समझ में आ गया कि ये कौन सा हिस्सा है, कौन सा लोकेशन है। इसी से और थोड़ा साउथ में जाएंगे, दक्षिण की ओर जाएंगे, तो यहां से तो दक्षिण की ओर जाएंगे, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पूर्वी हिस्सा होगा। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको वहां का इलाका मैं कवर करके दिखा पाऊं। ठीक है, इस जगह पर तो थोड़ा मैंने ऊपर कर दिया, इसीलिए अभी मैं फिर नीचे की ओर कर दूंगा इसे। यहां पर आपको जो उड़ीसा वाला हिस्सा है, उड़ीसा, और थोड़ा नीचे चले जाएंगे तो आपको उड़ीसा का पूर्व की तरफ उड़ीसा का हिस्सा दिखेगा। मयूरभंज वहां पे एक जगह है, तो वहीं मयूरभंज के पास में एक जगह है कुचाई। ठीक है, एक जगह है कुचाई एक जगह है, ये उड़ीसा के मयूरभंज में है। उड़ीसा मयूरभंज। ठीक है, तो उड़ीसा मयूरभंज में एक जगह है कुचाई, जो कि और इसी के नीचे दक्षिण की ओर जाने पे हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, और दक्षिण की ओर जाने पे हमको देखने को मिलेगा। यहां से भी आपको मतलब जो शेप्ड जो कुल्हाड़ी हैं, यानी तीखी धार वाली जो कुल्हाड़ियां हैं, वो देखने को हमको मिलती हैं। पॉलिशदार जो कुल्हाड़ियां हैं वो हमको देखने को मिलती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट जगह थी जो हमने आपको यहां पर बताई। अब इससे और पूर्व और ऊपर की ओर जाएंगे तो वो हिस्सा हमारा पूर्वोत्तर का कहलाएगा। वो हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा? पूर्वोत्तर का कहलाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा और पूर्वोत्तर की तरफ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। आपको ये गंगा नदी वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना? और आपको मालूम है कि जहां से ये गंगा नदी और ये नदियां जो है जहां से निकल रही हैं, सतलज वगैरह जहां से निकल रही, उसी के पास से एक नदी पूर्व की ओर जाएगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और ज्यादा ऐसे कर देता हूं जिससे कि हमको जगह मिल जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये गंगा नदी वाला इलाका है। यहीं से आप देखोगे तो एक नदी आपको निकलते हुए देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे? ये नदी हमारी जो है इस तरीके से निकल कर के जा रही, और ये पूरब की तरफ से होते हुए ऐसे और फिर यहाँ की ओर आ जाती है। तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ये आपकी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर है ये। और इसी तरफ अगर आप देखोगे तो आपको मालूम है कि पूर्वोत्तर वाले इलाके में दो खास जगहें आपको देखने को मिलेंगी। असम और मणिपुर का जो इलाका है, मेघालय का जो इलाका है, वो हमको देखने को मिलेगा। असम और मेघालय का इलाका, वहां पे आपको वहां की जो पहाड़ियां हैं, असम और मेघालय वाली जो पहाड़ियों के जो हिस्से हैं, इलाके हैं, अगर हम उनको देखने को प्रयास करें, बिल्कुल पश्चिम उत्तर की तरफ आ जाते हैं। तो जब आप इधर आएंगे तो आपको यहां पर इस तरीके से गारो पहाड़ियां, गारो, खासी और जयंतियां पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। इन्हीं गारो, खासी और जयंतियों के पहाड़ी के पास में यहां पर जो असम वाला इलाका है, यहाँ पे जो असम वाला इलाका है, असम वाले इलाके में आपको सेलबरी एक जगह देखने को मिलेगी। सेलबरी। ठीक है, इसी में आपको एक जगह सेलबरी देखने को मिलेगी। इसी में एक जगह आपको
एक और जगह देखने को मिलेगी पाइथनोर, पाइथोनोर नहीं, पाइथनोर, पाइथनोर, ठीक है, पाइथनोर लॉन्गटीन, लॉन्गटीन। तो पाइथनोर लॉन्गटीन हमको एक जगह यहां पर देखने को मिलती है। इसी तरीके से आप जो दूसरा इलाका है जिसको हम लोग मेघालय वाले इलाके के आसपास भी थोड़ा देख सकते हैं, तो वहां पे मकराडोला जगह यहां पर आपको देखने को मिलेगी, मकराडोला, मकराडोला, इस तरीके की जगहें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो पूर्वोत्तर वाला इलाका है, इस पूर्वोत्तर वाले इलाके में भी आपको कुल्हाड़ियां, कुल्हाड़ियां, तीखी कुल्हाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर भी जो है घर में, घर बनाने के, कच्चे घर बनाने के उदाहरण हमको देखने को मिलेंगे, यानी कि कुछ ऐसे हमको अवशेष देखने को मिले जिससे शायद वो कच्चे घर बना करके रहते होंगे, ऐसा समझ में आता है। इसके अलावा यहाँ पे पॉलिशदार कुल्हाड़ियां तो हमको देखने को मिलती हैं। उसके अलावा कुल्हाड़ियों के अलावा यहाँ से भी सिल लोढ़ा है, ठीक है, इन जगहों से भी हमको सिल लोढ़ा, जिसको हम लोग सिलबट्टा भी कहते हैं, लोढ़ा, ठीक है, सिल लोढ़ा ऐसे करके लिख सकते हैं। और ये सिलबट्टा हो गया जिसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा ये कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी आपको यहाँ से देखने को मिलती है। कुल्हाड़ी का मतलब वही पॉलिश जो कुल्हाड़ी है वो। इसके अलावा चाक निर्मित, चाक निर्मित बर्तन, चाक निर्मित बर्तन, ये भी आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो ये आपका इधर वाला जो पूर्वोत्तर का रीजन है उस पे देखने को मिल जाते हैं, उस तरफ मेघालय इत्यादि में। तो मैं इसको थोड़ा सा पहले की अवस्था में ही लाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा छोटा कर देते हैं हम इसको, या एडजस्ट कर देते हैं जैसा कि पहले था। ये इलाका आपका यहाँ पर पूरा प्रॉपरली सेट हो गया है। अब आप इसमें पूरे हिस्से को देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने थोड़ा छोटा करके वहां पे लिखा जरूर है, लेकिन आपको अब पूरा तरीके से समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली ये नॉर्दर्न रीजन है, उत्तर का जो क्षेत्र है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उत्तर का जो पूरा हिस्सा है और पश्चिम उत्तर का जो हिस्सा है वो हमको पूरा यहाँ से बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इन इलाकों में थोड़ा सा भारत के पश्चिमी हिस्सों में आने का हम प्रयास करेंगे। जैसे राजस्थान की तरफ जब हम आते हैं तो राजस्थान की तरफ एक जगह हमको मिलती है बागौर और बायलाथाल। तो मान लेते हैं कि वो हिस्सा हमारा यहां कहीं होगा, पश्चिम की तरफ वाला हिस्सा, ठीक है। मैं इस पे ड्रॉ कर दे रहा हूं। बागौर कल भी मैंने आपको दिखाया था, बागौर या बागौर वाला जो इलाका है ये आपका राजस्थान में मिलेगा। राजस्थान, बागौर राजस्थान का इलाका है। बागौर राजस्थान के इलाके में अगर आप कुछ साक्ष्यों को देखना चाहेंगे तो यहां से कृषि के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं, पशुपालन के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं खास तौर से। तो यहां से हमको कृषि और पशुपालन, पशुपालन नवपाषाण काल के, ठीक है। और अगर हम यहीं पर बागौर से थोड़ा सा इस तरफ आएंगे तो एक हमको इलाका देखने को मिलेगा जो कि बालाथाल के नाम से जानने को मिलता है। तो बालाथाल जो है वहां से हमको मृदभांड मिला है। बालाथाल, बालाथाल जो है यहां से हमको क्या मिला है, यहां से हमको मृदभांड, मृदभांड हमको देखने को मिलता है। मृदभांड मतलब मिट्टी का बना हुआ एक पॉट है, वो हमको यहां से देखने को मिलता है। इस मृदभांड की खासियत ये है कि ये मृदभांड इस नवपाषाण काल से लेकर के हड़प्पा तक का जो काल है उस काल तक के क्रमिक विकास को दिखाता है। यहां से मिले हुए दूसरे साक्ष्य जो हैं वो इस क्रमिक विकास को दिखाते हैं। तो बेसिकली नवपाषाण काल से लेकर के आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नवपाषाण काल से लेकर के, नव पाषाण काल से हड़प्पा, हड़प्पा तक 22 स्तर के आपको जो अपडेशंस हैं, अपग्रेडेशंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। 22 स्तर के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। यानी कि आप ऐसे समझिए कि जैसे मैंने आपको बताया था भीमबेटका के समय में कि उसमें अलग अलग समय के चित्रकारियां देखने को मिलती। तो अलग अलग समय की चित्रकारियां मतलब अलग अलग स्तर की चित्रकारियां। तो यहां से जो साक्ष्य मिलते हैं वो लगातार मध्य जो आपका नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल को जोड़ते हैं
जोड़ते हुए क्रमिक विकास को दर्शाते हैं, और ये क्रमिक विकास 22 स्तर में हमको देखने को मिलते हैं हड़प्पा तक। तो ये एक कनेक्शन है एक तरीके से नवपाषाण काल से लेकर के हड़प्पा तक का, जो कि आपको राजस्थान के बालाथाल से देखने को मिलता है। अब हम अगर विंध्य रीजन में जाने का प्रयास करें, जो ये वाला इलाका है, ये जो प्रयागराज वाला इलाका है, विंध्य रीजन में अगर जाने का प्रयास करें, चलिए आइए विंध्य रीजन में चलते हैं। ठीक है, यहां पर कुछ चीजों को लिखने का प्रयास करेंगे। विंध्य रीजन में आपको ये आपका प्रयागराज तो हमको दिख ही रहा है, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र हमको दिख ही रहा है। बेलन नदी की घाटी वाला इलाका है, इसको बेलन घाटी भी बोला जाता है। और यहीं पे आपको कोल्डी हवा, इन जगहों पर आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। वो कौन कौन सी हैं? एक तो कोल्डी हवा है, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा कहते हैं या कोल्डी हवा इस तरीके से प्रोनाउंशिएट करते हैं, ज्यादातर तो है कोल्डी हवा के नाम से प्रोनाउंशिएट होता है। इसके अलावा महगड़ा है यहीं पर, महगड़ा, महगढ़ा, महगड़ा या महगढ़ा एक ही तरीके का नाम है। इंपॉर्टेंट जगह यहां पर एक और मिलती है, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो। और चौपानी मांडो जो है वो नवपाषाण काल के भी उदाहरण रिप्रेजेंट करता है, और मध्य पाषाण काल करके के भी जो है वो चीजें जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और आपको मालूम है कि मैंने आपको कल भी चौपानी मांडो के बारे में बताया था कि वहां कल बताया था, तो इसका मतलब वो मध्य पाषाण काल की चीजें भी वहां से रिप्रेजेंट होती हैं। जैसे कोल्डी हवा की अगर हम बात करें, तो कोल्डी हवा में नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्रपाषाण और लौह युगीन जो सभ्यता है उसके प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। तो जैसे यहां पे कनेक्शन हमको नवपाषाण काल से हड़प्पा स्तर तक के देखने को मिल रहे थे, उसी तरीके से कोल्डी हवा की बात करें तो यहां पर भी नवपाषाण से लेकर के ताम्र और लौह युगीन जो हमको स्तर हैं वो देखने को मिलते हैं, यानी कि कनेक्शंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं वस्तुओं के आधार पर, जो वहां से खोजी गई वस्तुएं उनके आधार पर। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहां पर नवपाषाण काल के जो साक्ष्य मिलते हैं उसमें खास तौर से चावल, और चावल के साथ साथ जले हुए धान, चावल के कुछ टुकड़े मिले हैं, जले हुए धान। तो जले धान है मतलब कुछ उसको पकाने का प्रयास किया गया है, निकालने का प्रयास किया गया है। जले हुए धान की बालियां हमको देखने को मिली हैं। कुल्हाड़ियां, हथौड़ी, छेनी, बसूली, ये सब तरीके के जो छोटे छोटे स्तरीय प्रमाण हैं वो भी हमको यहाँ पे कोल्डी हवा से देखने को मिलते हैं। एक और खास बात यहाँ पर यह है कि इसी कोल्डी हवा से ये वाली चीजें तो मिली ही हैं, यहां से कुछ गोल गड्ढे मिले हैं, गोल गड्ढे। और ये गोल गड्ढे ये दिखाते हैं कि यहां पर कुछ खंबे गाड़े गए होंगे, स्तंभ जिसको बोलते हैं स्तंभ, ये स्तंभ कुछ गाड़े गए होंगे। और ये ऐसी दूरियों पर मिलते हैं कि उन स्तंभों से एक गोल झोपड़ी निर्मित की गई होगी। तो गोलाकार झोपड़ी बना करके रहने का यहां पर हमको उदाहरण देखने को मिलता है, गोलाकार झोपड़ी। साथ ही साथ इन्हीं जगहों से भेड़, बकरी, हिरन, इन सब की हड्डियों के भी प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से चौपानी मांडो की बात करें तो चौपानी मांडो में आपको मधुमक्खी आकार की झोपड़ियां, मधुमक्खी आकार की झोपड़ियां। तो यहां से भी तो आपको बस अंतर यह है कि यहां पे गोल आकार की झोपड़ियां हैं कोल्डी हवा में, और चौपानी मांडो में थोड़ी मधुमक्खी आकार की झोपड़ियां हमको देखने को मिलती हैं। और ये भी चौपानी मांडो जो है, जैसा कि मैंने आपको मध्य पाषाण काल में तो बताया ही था, पूरा पाषाण काल में भी चौपानी मांडो इंपॉर्टेंट था, मैंने वो भी जगह पूरा पाषाण काल में भी दिखाई थी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पुरा से लेकर के नवपाषाण काल, नवपाषाण संस्कृति के उदाहरण हमको यहां पर देखने को मिलते हैं, यानी कि सभी प्रकार की संस्कृति के लोग चौपानी मांडो में हमको देखने को मिल जाएंगे, उनके अवशेष जो है वो हमको देखने को मिल जाएंगे। तो उनकी सभी अवस्थाओं के अनुक्रम हमको देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से महागढ़ा की तरफ अगर हम चलेंगे तो यहां पर गोल आकार की, जैसे महागढ़ा वाला जो इलाका है, ये गोल आकार की कुल्हाड़ी, गोल कुल्हाड़ी का इस्तेमाल शायद किसी विशेष प्रकार की डिगिंग में या किसी चीज को ठोकने पीटने में हथौड़ी की तरह वो कुछ देखने को लगती है। हालांकि वो भी एक चमकीली या चमकदार
हथौड़ी है, यानी उसे घिस घिस करके ही बनाया गया होगा। तो ये हमको इन जगहों से देखने को मिलती है। तो ये जो पूरा का पूरा रीजन आपको मैंने बताया, इस प्रयागराज के आसपास वाला, बेलन घाटी के आसपास वाला इलाका, ये बेलन घाटी के आसपास वाला जो इलाका है, ये आपके विंध्य रेंज के अंतर्गत किस तरीके से रहेगा वो मैंने आपको दिखाया। तो ये मैप में आपको समझ में आया होगा कि भाई उत्तर में, पश्चिमोत्तर में और पश्चिम में, और ये आपका विंध्य रीजन है, ये वाला आपका पूर्वी रीजन है। तो इसको आप लोग बाइफरकेट करके जरूर रखिएगा, बाइफरकेट करके समझने की बहुत जरूरत है, नहीं तो आप दिशाओं के आधार पर भूल जाएंगे। ये वाला हिस्सा इलाका जो हमारा हो गया, ये कौन सा है? पश्चिमोत्तर। तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हमारे पास में जगह थोड़ी सी कम पड़ जाएगी, ठीक है, और उसका हम इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि पश्चिमोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो गया, ये आपका नॉर्थ वेस्ट का, सॉरी नॉर्थ वेस्ट का रीजन हो गया हमारे पास में, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। ये हमारा जो इलाका हमको देखने को मिल रहा है, ये वाला इलाका, ये वेस्ट हो गया, पश्चिमी हो गया। ये जो पूरा का पूरा इलाका आप देख रहे हैं, जिसमें मैंने ये सारी चीजें आपको लिखी हैं, प्रयागराज और इस तरीके की, ये वाला आपका विंध्य रीजन हो गया, विंध्य क्षेत्र हो गया। ये वाला जो आप इलाका देख रहे हो, ये नॉर्दर्न रीजन हो गया। ये वाला जो आप इलाका देख रहे हैं, इधर वाला, ये जो पूरा का पूरा इलाका आपने देखा है, ये आपका ईस्टर्न हो गया, या नॉर्थ ईस्ट इसको बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, ठीक है। ये वाला जो इलाका है, ये गंगा घाटी है, ये गंगा घाटी इलाका हो गया आपका, ठीक है। और जो आप यहां पर ये देख रहे हैं, ये आपका ईस्टर्न इलाका हो गया, ईस्ट की तरफ का, पूर्व की तरफ का, वो पूर्वोत्तर है। ये गंगा घाटी है, ये आपका इधर का मैंने आपको बताया विंध्य रीजन है, ये नॉर्दर्न रीजन है, ये पश्चिमी क्षेत्र है, और ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र है। तो ये अलग अलग रीजन्स मैंने आपको बता दिए हैं, जो अभी तक इसको हमने दिखाया। अब कुछ दक्षिण की तरफ चलने का प्रयास करेंगे। तो दक्षिण भारत में मैंने थोड़ा सा पहले से बना रखा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पास पास के इलाके हैं और सभी जगहों से बहुत ही कॉमन सी चीजें मिली हैं। खास बात यह है कि अगर हम दक्षिण भारतीय क्षेत्र की, दक्षिण भारत में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है, साउथ में, दक्षिण में है ना, आपका ये क्या है, दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत में प्रमुख स्थल हैं, प्रमुख स्थल। और ये दक्षिण भारत के जो प्रमुख स्थल हैं वो किससे रिलेटेड हैं, ये आपके नवपाषाण काल से, नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल हमको यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। अब इसमें जो ये नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल आप देख रहे हैं, ये दक्षिण भारत में गोदावरी नदी आप ये देख रहे हैं, ये गोदावरी रीजन है, गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी के दक्षिण की ओर हमको ये ज्यादा देखने को मिलते हैं, है ना, गोदावरी नदी के दक्षिण में। और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। साउथ में नवपाषाण काल के बहुत सारे स्थल हमको देखने को मिलते हैं, बहुत सारी बस्तियां हमको देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बस्ती है वो तमिलनाडु में स्थित है, जिसका नाम है पय्यमपल्ली। ये आपका पय्यमपल्ली, तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु का हिस्सा है पय्यमपल्ली, थोड़ा और साउथ में हम इसको बना सकते थे। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो पॉलिशदार जो पत्थर हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। यहां से जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो क्या क्या हैं, अगर हम इसमें देखें तो पॉलिशदार प्रस्तर का मतलब हो गया पत्थर के, प्रस्तर कुल्हाड़ियां, कुदाल जिसको बुला सकता है, कुल्हाड़ियां, ठीक है। तो कहीं कहीं कुदाल भी लिखा रहता है, तो ये चीज हमको वहां से देखने को मिलेगी। यहां से भी आपको सिलेटी या फिर काले रंग की, सिलेटी फिर या काले रंग के जो मृदभांड हैं, वो मृदभांड हमको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि मिट्टी के जो बर्तन हैं, मृदभांड जो है वो हमको देखने को मिलेंगे। कई दूसरे तरीके के उपकरण हैं जो पत्थर के अलावा हड्डियों से निर्मित हैं। तो हड्डियों से निर्मित उपकरण हमको यहां से देखने को मिलेंगे, यानी कि हड्डियों से भी कुछ चीजें ये बनाया करते थे, निर्मित किया करते थे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पशुपालन है, कृषि के प्रमाण है, अच्छी तरीके से, मतलब कृषि खेती वगैरह करते हैं, पशुपालन करते हैं, कुंभकारी करते हैं, यानी कि जो कुम्हार वगैरह हैं ये हमको यहाँ से बहुत ज्यादा अच्छे मात्रा में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से
जो मिट्टी के बर्तन मिले उनको लगता है कि अच्छी खासी कुंभकारी करनी आती थी, चित्रकारी करना इनको आता था। ये सारी चीजें हमको यहां से मिलती हैं। और फसलों की अगर हम बात करें तो ये रागी, चना, मूंग इत्यादि की खेती के प्रमाण हमको यहां से मिलते हैं, खेती के प्रमाण। ठीक है, तो ये सब चीजें पय्यमपल्ली के आसपास से देखने को मिलती हैं। इसमें से बहुत सारी चीजें कॉमन हैं, जो कोडक्कल, मास्की, नागार्जुन कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश का रीजन है, यहां पे भी देखने को मिलता है। और वो एक खास बात यह है कि जनरली ये सब लोग किसी न किसी प्रकार की नदी के किनारे रहते थे, और किनारे में ग्रेनाइट की जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों के ऊपर या फिर पहाड़ों के अंदर उनका निवास हो, या पठारों पर उनका निवास होता था। तो मुख्य तौर से नदियों के किनारे, नदियों के किनारे ग्रेनाइट के पहाड़ों पर या फिर जो पठार हैं, पठारों पर निवास इनका रहता था। बड़ी मात्रा में सभी जगहों से पूरी की पूरी संस्कृति में अगर हम देखेंगे तो बड़ी मात्रा में यहां से राख के ढेर हमको देखने को मिलते हैं। राख के जो है ढेर हमको देखने को मिले हैं जगह जगह पर। ठीक है, राख के हमको ढेर यहां से जगह जगह पर देखने को मिले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये अग्नि का या आग का विधिवत प्रयोग करते थे। ठीक तरीके से इन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया था। कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट जगहें हैं, जैसे आप देख सकते हो ये कर्नाटक का मास्की है, संगनकल्लू है, पैवाय है। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश का नागार्जुन कोंडा इलाका है, हल्लूर यहां पर है, पिकलीहल यहां पर एक इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, मास्की बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक, तो ये सब कुछ प्रमुख जगहें हैं जो हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और ये ऊपर की ओर नॉर्दर्न रीजन में उतनूर जो है, उतनूर जगह जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नवपाषाण काल के स्थल के रूप में जाना जाता है। यानी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का ये पूरा का पूरा जो प्रदेश है, मतलब रीजन जो है, जिसमें हम कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश का जो इलाका है, ये पूरे रीजन को मिला करके यहां पर दक्षिण भारत में क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं। मोर देन 850 साइट्स, 850 से अधिक जो क्षेत्र हैं, अधिक क्षेत्र दक्षिण भारत में हमको देखने को मिलते हैं जो इस सभ्यता से बिलोंग करते हैं, इस समय से बिलोंग करते हैं, जो कि नवपाषाण काल कहलाता है। तो ये एक बहुत बड़ा व्यापक कह सकते हैं क्षेत्र है कि फैलाव भी हुआ है, बहुत अच्छे से इनका विकास भी हुआ है, नई नई चीजों का ज्ञान इन्होंने किया है, झुंड बना करके रहने लगे हैं, सामाजिक हो गए हैं। पशुपालन हमको देखने को मिलता है, कृषि देखने को मिलती है। कई लोगों का विचार है कि पशुपालन पहले हुआ कि कृषि पहले हुई, लेकिन ज्यादातर जो इतिहासकार वो कंक्लूजन निकालते हुए हैं कि पशुपालन और जो कृषि है वो एक साथ डेवलप हुई है विश्व के अलग अलग हिस्सों में। तो ये नवपाषाण काल में भी हमको ऐसा देखने को मिलता है कि कृषि और पशुपालन एक साथ रहे होंगे। यायावर जिंदगी पर थोड़ा सा कंट्रोल यहां पर हुआ है। पहले से ज्यादा अधिक पैने हथियार बनाने उसने शुरू कर दिए हैं। प्रारंभिक रूप से उसने चमड़े के या दूसरे प्रकार की चीजों के वस्त्र बनाने शुरू कर दिए हैं, जिनको वो सुई के माध्यम से सिल भी रहा है, और सुइयां जो हैं वो हड्डियों से निर्मित हैं। शवाधान की प्रणाली आपने तो देखा था कि शुरू हो चुकी थी मध्य पाषाण काल से ही, जिसको लेकर के नवपाषाण काल के लोगों ने काफी अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल किया है, ठीक तरीके से उसका प्रयोग किया है। तो ये सब इस जो है कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह की इंपॉर्टेंस थी, तो जो कि मैंने मैप में लोकेट करी आप लोगों को। आई होप कि ये मैप का लोकेशन आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले एक बार फिर से आप लोगों को रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि भाई अभी भी अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। 2024 के लिए अभी भी देर नहीं हुई है, बैचेस अवेलेबल हैं। सिल्वर आप ले सकते हो 1 साल की वैलिडिटी के लिए, गोल्ड में आप एडमिशन ले सकते हैं 2 साल की वैलिडिटी के लिए, और प्लेटिनम में 3 साल की वैलिडिटी के लिए। किसी भी प्रकार से आपको एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, विरद लाइव कोड का ही इस्तेमाल करना है। कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है और ये हमारा इंस्टाग्राम है। टेलीग्राम हो चाहे इंस्टाग्राम हो, आप हमें virad.dubey के नाम से खोज सकते हैं। यह तो टेलीग्राम लिंक है, इससे भी आप हमें पा सकते हैं। साथ ही फेसबुक में भी कांटेक्ट कर सकते हो एज पर योर नीड। आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। फिर मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते बुधवार और बृहस्पतिवार को। इंतजार करिएगा, आगे के सेशन को हम फिर से मैपिंग के थ्रू आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। आपका समय शुभ हो। नमस्कार।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।